हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपके लिए लेके आए आज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक, जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। वह है राष्ट्रपति। आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति क्या होता है, कौन कौन से अनुच्छेदों में उसको मान्यता दी गई है कि उनके पद कौन से, उनकी योग्यताएं कौन सी है, उनकी वेतन और भत्ते, उनकी शक्तियाँ आदि के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो हम पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की टॉपिक की स्टार्टिंग होती है हमारे अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 से होती है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तथा जनगणना की शुरुआत भी हमेशा राष्ट्रपति से ही होती है। पहली जनगणना राष्ट्रपति से होती है, इसलिए इसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 52 में यह उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। दूसरा है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो किसके अंदर निहित होगी? राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करेगा। अब राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं भी कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं कर सकता है, यानी खुद कर सकता है, या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से भी इन शक्तियों का उपयोग करता है। कौन सी शक्तियां? संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रपति कार्यपालिका का सिर्फ औपचारिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। यानी कि सारे जो निर्णय हैं कार्यपालिका की शक्तियों से संबंध में यह लेती है मंत्रिपरिषद, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से लेती है। इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। तो राष्ट्रपति की शुरुआत अनुच्छेद 52 से होती है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की यानी केंद्र की जो कार्यपालिका होती है उसकी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से कर सकता है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 58 में दी गई है। पहली है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, यानी उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो, यानी कि लोकसभा के सदस्य की जो योग्यताएं हैं वह सारी इस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य की जो योग्यताएं हैं निर्वाचित होने की, वह सारी की सारी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए। और चौथा है, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो, यानी कि लाभ के पद में किन किन को गिना गया और किन किन को नहीं गिना गया, इसके लिए हम देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघ यानी केंद्र और राज्यों के अधीन मंत्री के पद को लाभ का पद पर नहीं माना जाता। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा केंद्र और राज्य के अधीन कोई मंत्री के पद पर है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता। इनके अलावा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो वह लाभ के पद को माना जाता है, तो यह लाभ के पद पर न हो। तो पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो।
तीसरी, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो योग्यताएं हैं वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में होनी चाहिए। और चौथी, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर किसे नहीं माना गया है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है तथा संघ व राज्य के अधीन कोई मंत्री के पद पर है तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इनके अलावा जो भी सारे हैं वो लाभ के पद पर माने जाते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो ताकि हम आगे बढ़ें। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में दी गई है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की जो योग्यताएं वह सारी की सारी योग्यताएं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में हो। और चौथा, लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्य के अधीन कोई मंत्री पद पर है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इनके अलावा जो हैं वो सारे लाभ के पद माने जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संघ व राज्य के अधीन किसी सदन का सदस्य न हो। यदि किसी सदन का सदस्य है और वह राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से उसका पहले वाला पद रिक्त मान लिया जाएगा। मीन्स संघ यानी कि केंद्र में संसद होती है तो लोकसभा और राज्यसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और राज्य में विधानसभा या विधान परिषद के किसी विधानसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि किसी सदन का सदस्य है, अगर वो किसी सदन का सदस्य है और वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसका पहले वाला पद रिक्त मान लिया जाएगा। पहले वाला पद कौन सा? जो कि वो सदन का सदस्य है वो पद रिक्त मान लिया जाएगा। उसे राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने की तिथि से उसका पहले वाला पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो संघ व राज्य के अधीन किसी सदन का सदस्य न हो, और यदि है तो किसी सदन का सदस्य है और राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसका पहले वाला पद रिक्त मान लिया जाएगा। संघ व राज्य संघ यानी केंद्र में संसद में लोकसभा और राज्यसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यों में विधानसभाओं का किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि है तो वह राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो जिस दिन से वह राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसका पहले वाला पद यानी सदन के सदस्य होने वाला पद रिक्त हो जाएगा। दूसरी है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार या राष्ट्रपति किसी भी अन्य कोई पद, लाभ का पद जो उसको लाभ प्रदान करे वो धारण नहीं कर सकता। और तीसरा है, दूसरी अनुसूची में उल्लेखित वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते कहाँ पर उल्लेखित है? दूसरी अनुसूची में उल्लेखित वेतन तथा भत्ते प्रदान किए जाएंगे जो कि भारत सरकार की संचित निधि कोष पर भारित होंगे। यानी जिसका भार किस पर पड़ेगा? भारत सरकार के संचित निधि कोष पर उसका भार पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाएगा वो भारत सरकार के संचित निधि कोष से दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति पद की शर्तों में पहला है, वह संघ व राज्य के अधीन किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि किसी सदन का सदस्य है और वह राष्ट्रपति चुन लिया गया है तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से उसका पहले वाला पद रिक्त मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति वाला पद उसे नियुक्त कर दिया जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार या राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति बनने के बाद वो कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता और उसको वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में से दिए जाएंगे, उल्लेखित है। और वे वेतन भत्ते किस पर भारित होंगे? भारत सरकार के संचित निधि कोष पर भारित होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते।
राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते अनुच्छेद 59 में ही दिए गए, जहाँ पर उनके पद की शर्तें दे रखी हैं उसी में वेतन भत्ते भी दिए गए। राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए टैक्स फ्री प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए पर मंथ, जिस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री वेतन दिया जाता है। इस वेतन के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा और संसद द्वारा जो स्वीकृत अन्य भत्ते हैं वो प्राप्त होते हैं। वेतन के अलावा आवास की सुविधा प्राप्त होती है व संसद के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। सेवानिवृत्ति यानी कार्यकाल पूरा होने के पश्चात सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, फरवरी 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को आवास व पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। फरवरी 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी यानी राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अगर जीवित है तो उनको आवास व पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। तो राष्ट्रपति का वर्तमान में 5 लाख रुपए टैक्स फ्री प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें आवास की सुविधा और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। और फरवरी 2000 से एक सुविधा और दे दी गई है कि राष्ट्रपति के जीवित जीवन साथी को आवास व पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय फरवरी 2000 ईस्वी में लिया गया। इसके साथ एक और पॉइंट लिख लेते हैं हम, फोर्थ पॉइंट, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वेतन तथा भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। कटौती नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद उसका कार्यकाल शुरू होने के बाद उसके जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं उनमें कटौती नहीं की जा सकती। और राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद उसको सचिवालय को चलाने के लिए और आवास के लिए पूर्व राष्ट्रपति को बिजली, पानी, कार फैसिलिटी, ये सारी सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व राष्ट्रपति को भी दी जाती है। तो राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन है 5 लाख रुपए टैक्स फ्री है, जो कि प्रतिमाह दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें रहने की सुविधा और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना है, वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। और फरवरी 2000 ईस्वी में एक निर्णय और लिया गया कि राष्ट्रपति का मृत्यु के बाद इसका जीवित जीवन साथी है तो उसको आवास और पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, यानी कि कार्यकाल चल रहा है तो उसके अंदर वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। और सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व राष्ट्रपति को आवास की सुविधा, सचिवालय की सुविधा और उनके लिए कार, पानी, बिजली की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। हम फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि अगली क्लास में आपको उसे विस्तृत रूप से समझा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में दे रखा है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, अनुच्छेद 54 में दे रखा है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, पहला है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जिनमें दिल्ली और पांडुचेरी
ये राज्य नहीं है। दिल्ली और पांडुचेरी क्या है, ये तो राजधानी प्रदेश है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली और पांडुचेरी एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है। उन दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिनमें दिल्ली और पांडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। सारे केंद्र शासित प्रदेश नहीं लेते, सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी को छोड़कर दूसरे सारे नहीं लेते, सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिनमें दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब दिल्ली और पांडुचेरी को कब शामिल किया गया राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संशोधन किया गया था तथा राज्य विधानसभा नाम में, यानी कि जो राज्य और विधानसभा का नाम है उसमें किसमें, राज्य और विधानसभा नाम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राज्य विधानसभा का जो नाम है उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित या केंद्र शासित क्षेत्र पांडुचेरी को विधानसभाओं को भी शामिल कर लिया गया। तो 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी को भी विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए शामिल कर लिया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर सामान्य रूप से देखे जाए तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिनमें दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल है। और इनको शामिल कब किया गया, 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो संविधान संशोधन हुआ था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया।